पर्सनल इंटरव्यू में हम लोग बहुत हेजिटेंट हो जाते हैं। तो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतना टॉप नॉच कंपटीशन होगा। मैथ्स में मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैपेंस कि अब यू कीप ऑन वेस्टिंग टाइम ऑन अ सिंगल क्वेश्चन एंड यू मिस आउट ऑन द एंटायर पेपर। You need to keep your calm at that time during your command task. Whether it's about your personal life, whether it's about current affair, make a diary, stick your PIQ form and उसके रिगार्डिंग आप हर चीज़ों के रिगार्डिंग अवेयरनेस आपको होना चाहिए। इनिशियली मैं थोड़ा बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट था मैम, मैं तो इतना बात भी नहीं कर सकता था कैमरे के सामने, ऐसा हाल था। तो आपके पहले अटेम्प्ट में कितना रिटन स्कोर था और जो अभी रिसेंट एफकेट का जो आपका रिटन आपने जब क्लियर किया तो उसमें इतना कितना स्कोर था? Hi everyone, welcome back to Defense Roger and I hope you're doing well. My name is Sheetal Yadav. Well, AFCAT एग्जाम में जो सबसे बड़ी परेशानी आती है कि कितना पढ़े, कहाँ से पढ़े, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे पढ़े। इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है दिशा पब्लिकेशन की अपडेटेड 11th एडिशन स्टडी गाइड टू AFCAT बुक ने। इस बुक में 4 कोर सेक्शंस कवर किए गए हैं: जर्नल अवेयरनेस, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग की विद मिलिट्री एप्टीट्यूड। हर चैप्टर में आपको मिलेगा क्लियर थ्योरी, सॉल्व एग्जाम्पल्स, स्मार्ट शॉर्टकट्स और एंड में प्रैक्टिस क्वेश्चंस विद सोल्यूशन, ताकि कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाए। इंग्लिश सेक्शन में क्लोज टेस्ट भी इंक्लूडेड है, जैसे रियल एफकेट एग्जाम में पूछा जाता है। और जर्नल अवेयरनेस सेक्शन बिल्कुल अपडेटेड है, वेदर इट्स करंट अफेयर्स, डिफेंस, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब कुछ। सबसे यूजफुल पार्ट 2015 से 2025 तक के 11 ईयर्स के एफकेट क्वेश्चंस चैप्टर वाइज अरेंज्ड हैं, ताकि आप समझ पाओ एग्जाम एक्चुअली कैसे पूछा जाता है। इसके साथ 28 चैप्टर वाइज एफकेट प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स भी हैं, जिसमें 2011 से 2025 तक के सारे एफकेट पेपर्स हैं। 45 टॉपिक में डिवाइडेड किया गया है, प्लस 5 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट्स हैं, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे। सो अगर आप अपनी एफकेट प्रिपरेशन के लिए सीरियस हैं, सो ये सिर्फ एक बुक नहीं, एक रोड मैप है। If you want to buy this book, the link is going to be in description. I hope you'll find some value in this book. Coming back to our video, in today's video we have Ashutosh, who is 3 times recommended candidate. In his journey of 8 attempts, he has seen 3 screen outs, 2 conference out and then 3 back-to-back recommendation. Talking about his journey, he has served as a cook in the Indian Navy, and along with his service he prepared for the service for applying for Army, Air Force and Navy. He tried all sort of entries and finally he has secured rank 322 in his first recommendation for AFCAT, then rank 5 for ACC entry where a lot of competition is there, and then the last recommendation is in AFCAT again. He has secured rank 25 and has topped the merit. So I am sure that you are going to learn a lot from his journey. Without any further delay, let's get back to the video. Hi Ashutosh, welcome to the platform and thank you so much for joining me for this video. One of the reason is that बहुत लंबे टाइम के बाद कोई एफकेट के अराउंड वीडियो आया है। काफ़ी बार एफकेट के अंदर इतने मेजर चेंजेस आते हैं, जैसे कट ऑफ के अराउंड चेंजेस होना, पैटर्न में चेंज होना, एंड कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा कैंडिडेट्स रिकमेंड हो रहे हैं। सो आई डू फील लाइक दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। थैंक यू मैम फॉर इनवाइटिंग मी। आशुतोष, थोड़ा सा मुझे आपके बारे में जानना है। प्लीज टेल मी अबाउट योर सेल्फ, लाइक द काइंड ऑफ बैकग्राउंड यू हैव। यू वर ऑल्सो सर्विंग इन नेवी, तो वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा, एंड व्हेन यू एक्चुअली स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर अदर एग्जाम्स एंड एसीसी एग्जाम्स, एंड आपने अब तक कितने तरह के एग्जाम्स दिए हैं, कितने आपके अटेम्प्ट्स रहे, अलॉन्ग विद दैट कौन से अटेम्प्ट में आपको रिकमेंडेशन मिला और कौन सी एंट्री के लिए? Yes ma'am, so starting with my background, so I belong to Howrah, West Bengal. ओके। And I joined the Navy way back in 2019, just completing my plus two at the age of 17. I joined the Indian Navy at that time. And वहां से भी पहले मैं नेवी आने से पहले आई गिव जेई मेंस एग्जामिनेशन सो दैट आई विल बी गेटिंग एडमिट कार्ड फॉर नेवी 10+2 टेक एंट्री और टीएस एंट्री। तो इनिशियली मैं एसएसबी वहीं देने शुरुआत किया था, लाइक टीएस 43 फर्स्ट अटेम्प्ट था, फिर 10+2 बीटेक कैडेट एंट्री सेकेंड अटेम्प्ट था। उसके बाद मेरे अटेम्प्ट खत्म हो गए, मैं दोनों में स्क्रीन आउट हो चुका था। उसके बाद फिर आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर दिस सीडब्ल्यू स्कीम, जो अपना नेवी का इंटरनल होता है फॉर सेलर्स टू बिकम कमीशन्ड ऑफिसर इन नेवी इटसेल्फ।
तो फिर ओके। मैंने CW स्कीम देना स्टार्ट किया। फिर उसमें फर्स्ट अटेम्प्ट में आई गॉट स्क्रीन आउट। फिर लास्ट टू अटेम्प्ट, थ्री अटेम्प्ट वी गेट फॉर CW। देन नेक्स्ट टू अटेम्प्ट आई वाज कॉन्फ्रेंस आउट। उसके बाद इन द लास्ट अटेम्प्ट व्हेन आई गॉट कॉन्फ्रेंस आउट, आई वाज नॉट हैविंग एनी अदर ऑप्शंस देन परस्यू माय ग्रेजुएशन बीइंग इन सर्विस एंड देन अपीयरिंग फॉर दिस एफकेट एंड अदर एंट्रीज लाइक ACC। तो ACC के तो +2 ही चाहिए था, बट 5 year सर्विस क्राइटेरिया वाज देयर। हम्म। तो फिर मैंने अपना ग्रेजुएशन किया इग्नू से बाहर, डिस्टेंस लर्निंग से, बीइंग इन सर्विस। उसके बाद इन 2024 आई स्टार्टेड गिविंग दिस एफकेट एग्जामिनेशन। सो ड्यूरिंग एफकेट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट एफकेट 1 2024, I got recommendation from 2 AFSB Mysore. However, I got merit out in that attempt. हम्म। उसके बाद फिर आई सेकंड में 2 of 24 तो मैंने दिया ही नहीं। सब बोले कि भाई तू तो रिकमेंड हो गया, अब दूसरों को मौका देते हैं। ऐसा हो जाता है शिप में जनरली, जब आप रहते हो तो भाई अब तेरा हो गया तो दूसरों को मौका देते हैं। तो फिर उसके बाद मैं दे नहीं पाया। उसके बाद फिर 1 2025 और ACC 132 फिर मैंने दिया। एंड I got recommendation from 2 AFSC Mysore and your 24 SSB Bangalore. ओके। थोड़ा हम एसीसी एंट्री के अराउंड बात करते हैं, बिकॉज आई डू This फील much. लाइक इसके रिगार्डिंग इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है इंटरनेट पे। यू हैव स्कोर्ड सिक्योर्ड रैंक 5 इन एसीसी एंट्री। सो आई डू फील लाइक बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे वो कंपटीशन लेवल हो, चाहे वो रिटन के अराउंड हो, या एसएसबी के अंदर कुछ मेजर डिफरेंस जो आपने फील किया हो अलॉन्ग विद मेरिट। इफ़ यू वांट टू क्लैरिफाई एनीथिंग एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग एसीसी, प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस। Yes, ma'am. Yes, ma'am. I would be very happy to share ACC के अराउंड, क्योंकि सर्विस एंट्री कैंडिडेट्स को उतना पता नहीं होता जो ऑलरेडी सर्विस में होते हैं। तो लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन इज देयर रिगार्डिंग ACC, जब मुझे भी नहीं पता था जब मैं ACC दे रहा था। बट व्हेन आई वेंट थ्रू दिस एंटायर प्रोसेस, नाउ आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि हाँ भाई मैं इन्फॉर्मेशन अच्छे से दे सकता हूँ इनको। तो बेसिकली पहले तो एज क्राइटेरिया, एज है 20 to 27, और वन पर्सन कैन गिव 3 ACC अटेम्प्ट। ओके। और अगर कोई नेवी बैकग्राउंड से, तो वो बस इवन अटेम्प्ट दे सकता है, लाइक 132, उसके बाद 134। बाकी आर्मी एयरफोर्स कैन गिव ऑल द अटेम्प्ट्स। ओके। उसके बाद इसके बाद रिटन पार्ट आता है। रिटन पार्ट इज अराउंड 3 hours। रिटन बहुत लेंदी है, बट रिटन का आपको प्रिपेयर करना, बट पूरा एनर्जी उसमें नहीं लगानी, क्योंकि मेरिट इज बेस्ड ओनली ऑन द SSB मार्क्स। SSB के मार्क्स के बेसिस पे ही आपका पूरा मेरिट प्रिपेयर होता है। तो रिटन में मैं एक यहाँ पे स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ कि रिटन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हमारे साथ 24 SSB में AIR 1 था रिटन का। अब उसने जाके IO को बता दिया कि मैं तो ऑर्डर ऑफ मेरिट में 1, क्योंकि ACC का ऑर्डर ऑफ मेरिट आता है रिटर्न का। उसने जाके बोल दिया इंटरव्यूइंग ऑफिसर को। फिर वो सारे बंदों से पूछ रहा है तुम्हारे रिटर्न में ऑर्डर ऑफ मेरिट में कितना था। तो बस इस एस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट है कि इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपसे पूछ सकता है, अदरवाइज इन फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेरिट इट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। और ओके। उसका GD एंड एवरीथिंग, इसका सर्विस एंट्री के थ्रू जा रहे हो तो आपको सर्विस का भी नॉलेज होना चाहिए, अपने ब्रांच का, जो ट्रेड से आप हो उसका। तो यू सेव थ्रू, बट प्रिपरेशन इज रिक्वायर्ड, बिकॉज नाउ डेज व्हेन आई कंपेयर दिस एफकैट इन ACC, तो मुझे दोनों में पता है कि इक्वली कॉम्पिटेंट बंदे आ रहे हैं। अंदर सर्विस एंट्री से भी दे आर पार्टिसिपेटिंग इन GD इन अ वेरी प्रॉपर वे। दे आर ओके। लर्निंग इट फ्रॉम आउटसाइड और ऑनलाइन कहीं से, बट दे आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन दोस। लाइक जब मैं 22 एफएससी मैसूर से रिकमेंड होकर 24 SSB, तो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतना टॉप नॉच कंपटीशन होगा। ओके। सो तो वहां पे भी कंपटीशन बहुत तगड़ा है। यस मैम। ओके। एंड लाइक वन ऑफ द फैक्टर आई रिसेंटली गेट टू नो अबाउट एसीसी की यहाँ पे जॉइंट मेरिट बनती है। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि सिर्फ आर्मी की अलग बन रही है, नेवी की अलग बन रही है, एयरफोर्स की, इसमें तीनों सर्विसेज की कंबाइंड मेरिट बनती है। सो येस, देर इज अ सम सेंस ऑफ कंपटीशन, सो इट्स ऑलवेज बेटर टू बी प्रिपेयर्ड। आशुतोष, अब हम एफकेट के अराउंड बात करते हैं, बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू फोकस मोर अबाउट एफकेट। आपका पहले रैंक था 322, उससे आपने 25 रैंक लिया है। आई मीन टॉप 25 कैंडिडेट्स में आप थे, और वो भी उनके साथ compete कर रहे थे जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं दे हैव डन देयर ग्रेजुएशन फ्रॉम समवेयर आउटसाइड एंड दे आर जस्ट इनटू प्रिपरेशन। बट यू आर डूइंग इट विद द सर्विस, आप सर्विस उस टाइम पे सर्विंग थे। तो व्हाट आर द मेजर चेंजेस यू हैव मेड इन योर प्रिपरेशन टू बूस्ट योर स्कोर, टू बूस्ट योर रैंक, एंड हाउ somebody कैन प्रिपेयर बेटर फॉर एफकेट? यस मैम, फॉर एज फार एज द एफकेट प्रिपरेशन इज कंसर्न मैम, पहले तो एफकेट में रिटन का भी वेटेज है। अगर आप पहले ही रिटन में वो डिफरेंस क्रिएट कर लेते हो, तो थ्रू आउट द एसएसबी ऑल्सो यू विल फील कॉन्फिडेंट। डे वन के बाद जब आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा AFSB में, तब भी आप देखोगे कि आपके पीयर्स के मार्क्स आपसे थोड़े कम है या आपके अराउंड है, तो आपको कॉन्फिडेंट फील करते हो। जब मैं पहले अटेम्प्ट में गया था तो मेरी 143 थे और नॉर्मल स्कोर वाज 160 एट दैट टाइम। तो आई वॉज अंडर कॉन्फिडेंट फ्रॉम द डे वन इटसेल्फ। तो पहले अगर आप एफकेट एंट्री के लिए जा रहे हैं, तो पहले रिटन का अच्छे से प्रिपेयर करना है फोकस के साथ, ताकि एटलीस्ट कट ऑफ से
30-35 मार्क्स आप पहले आगे हो जाओ दूसरों से। राइट। ऑल्दो इसमें वेटेज इंटरव्यू का ज्यादा है। फॉर एफकेट ऑल्सो दे आर प्रिपेयरिंग मेरिट एट अराउंड 1200, और 900 एसएसबी के मार्क्स और 300 रिटर्न के हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम दे गिव कॉमन मार्क्स टू एसएसबी, इन एसएसबी टू रिकमेंडेड कैंडिडेट। तो रिटर्न का वेटेज फिर हो जाता है वहां पे। अगर आपने रिटर्न में ही डिफरेंस क्रिएट कर लिया तो आप इस रैंकिंग को बहुत अच्छा लेके आ सकते हैं, और वो मेरिट आउट वाले फियर से बच सकते हैं। क्योंकि मैम मेरिट आउट बहुत ज्यादा होता है। अभी भी कोई इफ एनी कैंडिडेट इज प्रिपेयरिंग तो उसको पता है कि एफकेट में मेरिट का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। राइट। यस मैम। एंड अपने यहाँ पे अब रीजनिंग है, मैथ्स है, जीएस है, इंग्लिश है। इसके अराउंड आपने कैसे चीज़ों को समझा और अपनी स्ट्रैटेजी को कैसे बनाया? बिकॉज कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है एफकेट इजी दिखता है, बट फिर भी कहीं ना कहीं नेगेटिविटी, नेगेटिव मार्किंग इज देयर, एंड कंपटीशन है, टाइम कंस्ट्रेंट्स हैं, तो प्रिपरेशन को कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजिक रखना ज़रूरी है। तो आपने अपनी स्ट्रैटेजी क्या रखी? यस मैम, डेफिनेटली एफकेट में भी ये है कि स्टार्टिंग से आपको मतलब फेज वाइज प्रिपरेशन करना पड़ेगा। कि अगर आपका स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है, अगर कोई आर्ट्स बैकग्राउंड से है तो डेफिनेटली जीके में वो डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। और जो साइंस बैकग्राउंड से जो मोस्टली अपियर करते हैं उनका मैथ्स और रीजनिंग स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है। तो मैं राइट। पीसीएम से था प्लस टू में, तो मेरा ये रीजनिंग मैथ्स ये वाला सेक्शन अच्छा था। तो मैंने इस पे ज्यादा फोकस किया, और पहले अटेम्प्ट से मैंने देख लिया था कि अब आते क्या है। तो इनिशियली अगर किसी को प्रिपेयर करना है, जो अगर नए हैं और ये वीडियो देखेंगे, तो उनको ये है कि आप ये अरिहंत वाली जो बुक आती है इनिशियली आप उससे प्रिपेयर करो कि आपके बेस एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। देन ओके। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस इसका है अगर आपको टाइम मैनेजमेंट करना होता है। क्योंकि मैथ्स में मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैपेंस कि आप यू कीप ऑन वेस्टिंग टाइम ऑन अ सिंगल क्वेश्चन एंड यू मिस आउट ऑन द एंटायर पेपर। तो इट राइट। शुड नॉट हैपन। तो उसके लिए आपको टेस्ट देने हैं। मैंने टेक्स्ट बुक से पर्सनली उससे टेस्ट लगाए थे। तो दैट ओके। इज बेटर, यू कैन डू द टेस्ट फ्रॉम देयर। उसके बाद फिर रीजनिंग का ये है कि कौन कौन से पहले आ रहे हैं वो अरिहंत वाली बुक से देख लेना है, और बेसिक्स क्लियर करने हैं। उसके बाद एफकेट के लिए मैम बहुत सारे वीडियोस ऑनलाइन अवेलेबल हैं यूट्यूब ओके। पे, फ्री सोर्सेज पे। तो वहां से ये अपना चैप्टर वाइज भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं कि हाँ भाई मैथ्स के ये चैप्टर है, टाइम एंड वर्क, स्पीड एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, इन सब का वेटेज ज्यादा है। तो उसको अच्छे से यूट्यूब वीडियो से प्रिपेयर करना है। तो डेफिनेटली रिटेन स्कोर आपका अच्छा होगा, और क्लियर भी अच्छे मार्क्स से करेंगे। यस मैम। तो आपके पहले अटेम्प्ट में कितना रिटन स्कोर था, और जो अभी रिसेंट एफकेट का जो आपका रिटन आपने जब क्लियर किया तो उसमें इतना कितना स्कोर था? यस मैम, टॉकिंग अबाउट द रिटेन स्कोर, पहले कट ऑफ था 137 और मेरी थी 143 मार्क्स। और ओके। इस बार था कट ऑफ 121 और मेरे थे 157 मार्क्स। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस फ्रॉम द कट ऑफ, इफ आई सी। ऑलराइट आशुतोष, अब हम यस थोड़ा मैम। सा बात करते हैं एसएसपी की तरफ, बिकॉज कहीं ना कहीं अल्टीमेटली यू क्लियर योर रिटन, बट इफ यू आर अनएबल टू गेट स्क्रीनड इन, देन एवरीथिंग गोज टू अ वेन। सो स्क्रीनिंग की बात अगर करूँ तो इनिशियली 3 अटेम्प्ट्स में आप कहीं ना कहीं बैक टू बैक स्क्रीन आउट हो रहे थे, बट देन यू अंडरस्टूड कि क्या एसएसपी रिक्वायरमेंट, कि क्या एसएसपी की रिक्वायरमेंट है, एंड देन यू वर्कड ऑन दोज एरिया. So from 3 time, getting screened out continuously to never getting screened out in the further attempts, what exactly you made the changes in your preparation? इस तो पहले तो था जैसे जो भी स्टार्टिंग में प्रिपेयर करते हैं उनको ज्यादा मतलब एक बुक ले लेते हैं एसएसबी का, उसको पढ़ के सोच रहे हैं कि मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। सो दैट इज अ वेरी रॉन्ग अप्रोच। मैं तो बोलूंगा कि स्टार्टिंग में मैं बोलूंगा कि दैट इज रॉन्ग अप्रोच। एसएसबी पूरा प्रैक्टिकल है, आपको जाके वहां पे चीजें को करनी है। Right. तो स्टार्टिंग में मैं ओआईआर दे देता था और ये पीपीडीटी में नरेशन अच्छे से कर देता था। और ग्रुप डिस्कशन में आई वाज वेरी हेजिटेंट। आई यूज टू थिंक कि भाई मैंने तो नरेशन अच्छे से दे दिया, मैंने ओआईआर कर दिया, अब तो मुझे स्क्रीन इन हो ही जाना चाहिए। बट मैं हो नहीं पाता था उस समय। क्योंकि जब तक आप जीडी में अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो इट इज वेरी हार्ड टू गेट थ्रू दिस स्टेज 1। और गोइंग मोर स्पेसिफिकली मैम, जिसको अगर सच में जो ओआईआर का प्रिपरेशन कर रहा है, तो बहुत सारे चैनल्स हैं जहाँ पे ओआईआर के सेट्स पड़े हुए हैं जो रियल Right. एसएसबी में भी आते हैं। तो आप वहां पे जाके हिट कीजिए, और जो सेट्स आते हैं उसको कीजिए। वर्बल नॉन वर्बल इज ओके, यू शुड डू इट। Mhm. एसएसबी वो क्रैक की बुक्स हैं उससे आप करो, बट जो एग्जैक्ट सेट्स आते हैं उसके अराउंड वो भी हमारे पास अवेलेबल आउटसाइड सोर्सेज में। तो Mhm. उससे भी करना है लोगों को। Okay. और उसके बाद फिर पीपीडीटी के लिए जनरली फॉर द स्टेज 1 अगर कुछ नेगेटिविटी तगड़ी नहीं दिख रही है तो उसमें नेगेटिविटी नहीं ऐड करना, वरना फिर आपको साइकोलॉजिस्ट कंसिडर ही नहीं करेगा स्टेज 1 में। तो Right. एक न्यूट्रल से पिक्चर बना के उस पे नरेशन करना है। और मैम फॉर स्टेज 1 आपको पहले से ही काफी सारे स्टोरीज प्रिपेयर करके उस पे नरेशन कर लेना है, ताकि व्हेन यू गिव नरेशन इन द रियल एसएसबी यू डोंट गेट फंबल आउट देयर।
तो राइट। वो हो जाता है, क्योंकि वहां पे और प्रेशर आ जाता है, एसेसर्स हैं, आपके पीयर्स हैं, तो वहां पे भी प्रेशर आ जाता है। तो ओवर देयर ऑल्सो आपको अच्छे से नरेशन करना है। ग्रुप डिस्कशन के लिए मैम वन थिंग आई वुड से कि स्टार्टिंग में ही अगर इनिशिएटिव लेना है, देखिए सब बोल रहे हैं तो जनरली एवरी एसेसर, एवरी रिकमेंडेड कैंडिडेट इज सेइंग कि भाई तुम्हें इनिशिएटिव लेना है। तो फॉर दैट यू नीड टू टेक इनिशिएटिव ड्यूरिंग द इनिशियल 1 and 2 minutes। अगर फिर सब बोल रहे हैं तो फिर रुको, फिर सब थोड़ी देर 1-2 मिनट सारे बोल लिए, देन यू अगेन स्टार्ट। तो फिर राइट। सुनेंगे भी लोग। जब आप थोड़ी देर चुप हो लेते हो 1-2 मिनट, फिर आप बोलते हो तो लोग सुनते हैं। तो इनिशिएटिव भी लेना है, फिर थोड़ी देर बाद फिश मार्केट थोड़ा जब लो लेवल पे है तब कंट्रीब्यूट करना है। ओके। इट वर्क्स लाइक दिस। एग्जैक्टली आशुतोष, आई डू फील द सेम। एंड आई डू फील कि जिस तरह की आपकी अपीयरेंस है, जिस तरह के आपने कपड़े पहने हैं, या जिस तरह का आप अपने उस टाइम पे बॉडी लैंग्वेज लेके जा रहे हैं, कितने लाइवली आप वहाँ पे, हर चीज़ मायने रखती है। इफ़ यू आर वेरी स्ट्रेस्ड अप, इट विल बी एविडेंट ऑन योर फेस। सो कहीं ना कहीं आप डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे, या आप अपनी स्टोरी को बार बार एक्सट्रीम लेवल तक पिच करने की कोशिश करेंगे। बी प्रोग्रेसिव इन द ग्रुप, बिकॉज यू ट्राई टू पिच योर स्टोरी वंस, अगर पर ग्रुप सपोर्ट नहीं कर रहा है, देन गो विद द ग्रुप। बी कंस्ट्रक्टिव देयर। सो समवे दी अदर बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, मायने रखती है। डोंट लुक एट दी एसेसर्स। आई डू फील लाइक देर आर लॉट ऑफ पीपल दे स्टार्टेड चेकिंग आउट कि वो नोटिस कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। बी पार्टिसिपेंट इन दी ग्रुप, वहीं पे पूरा फोकस रखो, वहीं पे अपना अटेंटिवनेस रखो। डू लिसन टू अदर पीपल स्टोरीज ऑल्सो एंड डू एग्री टू इट। डोंट bluntly say that you don't agree. Maybe you can just say that you're trying to add up some point in their story, or trying to correct in a very better way, polite way. So I think these few gestures do help in screening. And have a smile on your face, be lively there. Don't lean too much towards the ज़्यादा अटेंटिव होने के चक्कर में हम बहुत ज़्यादा झुक जाते हैं। सो बहुत कंफर्टेबल और फर्म सिटिंग होनी चाहिए। सो या दीज आर फ्यू फैक्टर्स, बट आशुतोष, आई एम वेरी मच keen to understand how you have worked on your psych is something I do feel like, we write down our dossier, and there are so much of time constraints। तो जो भी हम लिखते हैं बहुत सबकॉन्शियसली चीज़ों को लिखते हैं, तो यहाँ पे प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा मदद करती है। आपने इतने अटेम्प्ट्स के अंदर जितना भी चीज़ें सीखी हैं, आई डू वांट टू नो आपने कैसे चीज़ों को अमेंड किया, पहले की गलतियाँ क्या थी, और आपने चीज़ों को कैसे इम्प्लीमेंट किया। सो स्टार्टिंग विद टैट, टैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट समवे और दी अदर, बिकॉज यहाँ पे बहुत अच्छे से आप अपनी क्वालिटीज़ को पोर्ट्रे कर सकते हो, और मोर ओवर आप उस बहुत अच्छा चांस मिलता है मुझे लगता है, जहाँ पे आप अपने आपका इमेजिनेशन पार्ट या आपका स्टोरी राइटिंग के थ्रू इम्प्रेस कर सकते हैं साइकोलॉजिस्ट को। सो हाउ यू यूज टू राइट टीएटी? यस मैम, फॉर टीएटी लाइक इनिशियली जब मैं 2 बार कॉन्फ्रेंस आउट भी हुआ था, तो इनिशियली लोगों का क्या अप्रोच रहता है कि कोई भी पिक्चर आई तो उसमें थोड़ा नेगेटिव पहले डालना है, फिर उसको अपने एक्शंस के थ्रू उसको पॉजिटिव बना देना है। कुछ भी राइट। अगर न्यूट्रल पिक्चर भी आ रहा है तो देयर वाज एन एक्सीडेंट, ही इवैक्यूएटेड हिम, टुक हिम टू द हॉस्पिटल, फर्स्ट एड दिया, ये वाला अप्रोच इनिशियली रहता है लोगों का। तो ओके। ये अप्रोच बहुत ही मतलब गलत है अगर इनिशियली आप रख रहे हो तो, क्योंकि मैंने मैंने जब अपना गूगल फोटोज पे जाके देखा कि पहले मैं कैसी स्टोरीज लिखता था, मेरे पास पिक्चर्स थे, मैंने देखा निगेटिविटी ऐड करता था। तो दैट इज वन थिंग रेड फ्लैग फॉर द साइकोलॉजिस्ट। आपको नेगेटिविटी नहीं ऐड कर सकते अनटिल एंड अनलेस सामने से आपको कुछ नेगेटिविटी एकदम दिखा रहा है कि हाँ भाई एक बंदा लेटा हुआ है एंड पूरा कवर्ड है, तो वहां पे एक डेथ केस है। तो इसको आप कैसे डील कर सकते हो? आप अपने ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर ऐसे कुछ कर सकते हो कि हाँ वो बहुत एजेड थे एंड दे डाइड, देन व्हाट एक्शंस यू टुक, ये हम्म। वाले टाइप से। उसके बाद सारे जो भी ये हैं सारे प्रोफेशंस है उसके रिगार्डिंग आपको नॉलेज होना चाहिए। इन रीसेंट एसएसबी आई हैव सीन कि पुलिस का आ जाता है, जज वाला थीम आ जाता है। तो अगर आपको उस चीज का एक्सपोजर नहीं, आपने रीड नहीं किया, तो आपको प्रॉब्लम आएगा एट दैट टाइम। बिल्कुल। अगर मैं स्टोरी लिख रहा हूँ बट बार बार आई एम राइटिंग इट रॉन्ग, तो दैट विल नॉट वर्क। फिर मैंने एग्जैक्टली। पहले अप्रोच पकड़ा कि भाई करना कैसे है। पिक्चर को देख के आपको स्टिमुलस और थीम, ये दो चीज पहले दिमाग में लानी है। अब पहले ये लाना है स्टिमुलस, फिर आपको थीम के ऊपर जाना है, फिर एक्शंस। तो आप लगभग सारी चीजों के ऊपर एक्शन आप सब प्रोफेशन का पहले से ले लेते हो कि अगर ड्राउनिंग है तो क्या क्या एक्शंस लेंगे, अगर फायर हो गया तो क्या क्या एक्शंस लेंगे, अगर हमें कुछ पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है तो क्या क्या एक्शंस लेंगे। और आई वुड से कि मैम लोग पहले जो मैं अटेम्प्ट्स में करता था कि इमोशंस को हम जनरली नहीं दिखाते हैं। अगर एक एक बहुत ही फेमस पिक्चर है जहाँ पे फादर एंड मदर इज सिटिंग, एक बहन है और एक ऐसे शोल्डर पे उसके पापा हाथ रखते हैं। तो इसके लिए मैं तो बहुत अच्छे से फिर समझ गया था कि मुझे कैसे अपने इमोशंस दिखाने हैं। कि हाँ, हिज सिस्टर cleared the BITSAT exam, but his mother and father is hesitant to send her outside. So he took the responsibility. He funded her sister also, kept contact with his sister.
और उसका हेल्प इन हर स्टडीज, और फिर उसकी सिस्टर बाहर गई पढ़ाई की एंड शी गॉट सक्सेसफुल आल्सो, शी थैंक्ड हर ब्रदर इवन। तो ऐसे करके आपको इमोशंस भी दिखाने हैं, कैसे यू आर रिलेटेड विथ योर फैमिली। डेफिनेटली एसएसबी में मैम टीएटी में दो 2 से 3 पिक्चर आएंगे जहां पे आपको फैमिली एंड इमोशंस चेक कर रहे हैं वो, तो हम्म। वहां पे वो दिखाना है। उसके बाद जो आप कर रहे हो, जो ब्लैंक स्टोरी है, वो आप खुद के अराउंड लिख सकते हो। जैसे इन माय केस आई एम इंजन रूम आर्टिफाइसर, तो मेरे शिप्स में डिफेक्ट आते हैं, उसको हम रेक्टिफाई करते हैं। तो वहां से मैं सीख रहा था कि हाँ यही मुझे 12 पिक्चर लिखनी है। तो ये वाला, अगर ये वाला पहले कहीं यूज हो गया, जैसे लेथ मशीन आ गया था, एक अभी पिक्चर एसएसबी में आ रही है कि उसमें लेथ मशीन ही दिखा देते हैं, तो वहां मेरा 12 पिक्चर तो पहले यूज हो गया। तो उसके बाद सम कॉम्पिटेटिव टाइप्स ऑफ पिक्चर व्हाट आई हैव डन, लाइक कुछ मैंने पार्टिसिपेट किया है 10+2 लेवल पे, या उसके बाद सर्विस में स्प्रिंट कंपटीशन है कुछ ऐसा तो उसको वहां पे पोर्ट्रे कर सकते हैं। ऐसे में पूरा मतलब हॉलिस्टिक प्रिपेयर करना है, अगर टीएटी का करना है तो स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रोफेशन, फिर एक्शन सीखने हैं, उसके बाद आउटकम पे भी इक्वली, आउटकम इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट हर जगह। आउटकम नेचुरली क्या था लोगों का, हैप्पी, लाइक दे एंजॉयड द ट्रिप एंड दे केम बैक होम सेफली, ऐसे सब में हैप्पी आउटकम। तो इसको थोड़ा सा आप चेंज कर सकते हैं ओके। कि they improve the interpersonal skill, they improve the bonding among themselves. So we can prepare the TAT in this way, ma'am. ओके। व्हेन इट कम्स टू डब्ल्यू ऑल्सो, अब इसमें तो 30 सेकेंड्स ही मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं जो भी हम वर्ड्स का स्टेटमेंट लिख रहे हैं वो बहुत कम टाइम में लिखना होता है। तो आप नेगेटिव वर्ड्स को कैसे डील करते हो आशुतोष? तो नेगेटिव वर्ड को मैम डील करना इज कॉम्परेटिवली आई वुड से कि मैम इजियर होता है। अगर कोई एक नेगेटिव वर्ड है तो दैट अवॉइड समथिंग लाइक नेगेटिव वर्ड, अगर नेगेटिव वर्ड के ऊपर अगर आप न्यूट्रल भी लिखते हो, अगर कोई नाइफ आ गया, मर्डर आ गया, तो इसके ऊपर आप एक न्यूट्रल से आप न्यूट्रलाइज कर सकते हो उस वर्ड्स को। जनरली नेगेटिव वर्ड में से ज्यादा प्रॉब्लम लोगों को न्यूट्रल वर्ड्स पे आ जाती है। अगर मर्डर आ गया तो मर्डर सेंटेंस वाज गिवन टू दैट, लाइक जो भी क्राइम होता है उसके रिलेटेड यू कैन टेक इट। बट न्यूट्रल पिक्चर्स आ जाते हैं, चेयर आ जाते हैं, टेबल आ जाते हैं, यहाँ इसको डील करना। अगर चेयर है तो सिटिंग ऑन चेयर गिव्स गिव्स रेस्ट, इट कैन बी वन ऑफ द वर्ड्स। लेकिन अब इससे साइकोलॉजिस्ट क्या समझेगा, आपको सिट चेयर पे बैठना अच्छा बैठे रहना लगता है। पसंद है। इन द अदर वे, अगर इफ यू आर गिविंग राइटिंग की रीडिंग बाय सिटिंग ऑन चेयर लाइक इम्प्रूव्स मेंटल होराइजन, तो इससे लग रहा है कि यू आर गिविंग समथिंग कंस्ट्रक्टिव। ऐसा राइट। है ना, वरना साइकोलॉजिस्ट सोचेगा ये तो 4 सरमाया एकेडमी में जाके चेयर तोड़ने जा रहा है। तो इट हैपेंस इन दैट वे मैम, कि वहां राइट। पे आपको अच्छे से जो भी वर्ड्स आ रहे हैं, पहले तो बैठ के, मेरी स्ट्रेटेजी थी पर्सनली कि 15 मिनट्स और 50 मॉर्निंग में और रात में उसको एज अ मेडिसिन लेना था। तो दैट इज राइट। इम्पोर्टेंट कि इसको प्रैक्टिस सुबह शाम करना है 15, तो यू कैन डू इट ऑन डेली बेसिस इवन। ओके। व्हेन इट कम्स टू एसआरटी, देयर आर प्लेंटी ऑफ एसआरटीज। 60 के आसपास एसआरटीज हमें लिखनी होती हैं। और कहीं ना कहीं हर एसआरटी को अगर हम बहुत ब्रीफली लिख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है। कई बार ऐसा भी होता है आशुतोष की बहुत सिमिलर काइंड ऑफ एसआरटीज हमें मिलती है। तो उसमें आपका टेक क्या है? बेसिकली आप एसआरटी को कैसे परफॉर्म करते हैं? यस मैम, फॉर एसआरटीज व्हाट आई हैव सीन कि पहले तो एसआरटी आउट ऑफ 60 आपको 2-3 बार सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशंस वो देंगे। वो देखना चाहते हैं कि कहीं आप फेक तो नहीं कर रहे हो। लाइक कि अगर एक बंदा गिर गया तो आप यू आर पासिंग बाय एंड वन पर्सन इज लाइंग डाउन, तो व्हाट यू विल डू, और ही इज फेंटेड, तो उस पे आप उसको इवैक्यूएट करो। बट सिमिलर सिचुएशन को और आपको स्ट्रेस में डालेगा कि यू आर गोइंग फॉर एन इम्पोर्टेंट वर्क एंड वन वन एक्सीडेंट केस इज देयर, सो व्हाट यू विल डू। तो वहां पे भी आपको इवैक्यूएट करना है, यू नीड टू शो द सेम सिनेरियो इन ऑल द केसेस, राइट। लाइक आपको सेम पेस पे लेके चलना है उसको। और फॉर 60 एसआरटीज 30 मिनट्स प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट आई विल से कि अराउंड 200 to 250 एसआरटीज है जो पूरे सर्कुलेट होते हैं। अगर आप इतना प्रैक्टिस करके डेली बेसिस पे जा रहे हो ना मैम, तो वहां पे एक्चुअल एसएसबी में भी आपके नंबर्स बहुत अच्छे आएंगे। और एसआरटी को पूरा ब्रीफली, मतलब पूरा डिस्क्राइब नहीं करना है, कॉमा देके लिखना है कि he check his pulse, carotid pulse, gave him CPR, evacuated him, took him to hospital, called his parent, went to work। ऐसे लाइनर्स में छोटे छोटे 3-3 वर्ड्स करके 4-5 टाइप में ऐसे लिखना है एसआरटीज को मैम स्पेशली। और एसआरटी के नंबर्स भी मेरे इंक्रीज होते गए, लाइक तीनों रिकमेंडेशन में पहले मैंने 45 किया था, फिर फॉर एफकेट एएफएसबी जो मेरा 25 रैंक है उसमें मैंने लगभग 51 किया था, और लास्ट में एसीसी में 5 रैंकिंग, आई डिड ऑल द 60 एसआरटीज। तो वाह। ओके। प्रैक्टिस बहुत इसमें इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है मैम। ओके।
व्हाट अबाउट एसडी सेल्फ डिस्क्रिप्शन? अब ये चीज़ ऐसी है जो हम पहले भी प्रिपेयर कर सकते हैं, एंड इट वेरी पर्सन टू पर्सन कि हमें अपनी एसडी में क्या क्या एलिमेंट्स डालने हैं, कौन सी क्वालिटी को पोर्ट्रे करना है। बिकॉज सम वे और द अदर वन कॉपी गोज टू इंटरव्यूइंग ऑफिसर। सो यहाँ पे जो लिख रहे हैं उसकी रिगार्डिंग वेल अवेयरनेस भी होनी चाहिए। तो आपने अपनी एसडी को कैसे लिखा है और कैसे परफॉर्म किया? यस मैम, मैंने तो अपनी एचडी को पहले लिखा कि हाँ भाई, जो जो मेरे क्वालिटीज है, जो व्हाट दे आर थिंकिंग, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, एम्प्लॉयर, कलीग्स, और ये आपका व्हाट यू थिंक अबाउट योरसेल्फ, ये सब प्री प्रिपेयर तो पहले से कर लिया था। अब मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ तो सबका एक एग्जाम्पल देना है कि मैंने अपनी दीदी की शादी में आई कंट्रीब्यूटेड वेरी लाइक लाइवलीनेस के साथ। मैंने सारे सारे चीजों में मैं हर जगह था। आई वॉज मैनेजिंग ऑल द फाइनेंसेस एंड एवरीथिंग, तो वो मैंने वहां पे पोर्ट्रे किया कि ड्यूरिंग माई सिस्टर्स मैरिज आई मैनेज ऑल द फाइनेंसेस, तो आई एम रिस्पॉन्सिबल। तो कैसे वो भी दिखाना है। लोग क्या जनरली वो चार पांच चीजें लिख देंगे, रिस्पॉन्सिबल भी हूँ, ओबीडियंट भी हूँ, और हार्ड वर्किंग भी हूँ, सब कुछ हो, तो एग्जाम्पल्स भी देने पड़ेंगे उसमें। तब तो जाके साइकोलॉजिस्ट को कंफर्म हुआ कि यस यू आर डूइंग इट इन योर डेली लाइफ ऑल्सो। अगर राइट। आप लिख रहे हो कि योर एम्प्लॉयर थिंक्स कि यू आर हार्ड वर्किंग, सो हाउ यू आर हार्ड वर्किंग, तो उसको आपको दिखाना है कि लाइक इन माई केस, मैं जब वहाँ काम करता तो वहाँ जब भी डिफिक्ट्स आते थे तो मैं प्रॉम्प्टली जाता था, कुछ इंजन या किसी चीज में आया तो I used to write कि last week when there was a defect on my engine, we worked at night and we rectified the defect and we went for selling। तो ओके। ऐसे करके वो वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मैम, कि आप अपने लाइफ से रिलेट करके उसको वहां पे एग्जांपल्स दे रहे हो, तो हम्म। आपका एचडी और इफेक्टिवली आएगा। और एचडी के लिए इट इज जैसे कि आपने बताया मैम, इट इज अ ओपन बुक एग्जाम, कि आप यू नो कि 5 पॉइंटर्स क्या उसी पे लिखना है। और बिल्कुल। 15 मिनट्स दे गिव, 3 मिनट्स फॉर ऑल द 3 टॉपिक्स। तो आपको हम्म। पहले से प्रिपेयर करके जाना, ताकि वहां ज्यादा सोचना ना पड़े, यहीं चेक प्रिपेयर करो। किसी एक मेंटर को पकड़ो जो आपको राइट डायरेक्शन में आपको बता दे कि हाँ भाई, ऐसे नहीं, थोड़ा सा यू कैन चेंज इट लाइक दिस वे। तो थोड़ा राइट। सा उसको चेंजेस करके यू प्रिपेयर इट बिफोर हैंड, बिफोर गोइंग टू एसएसबी इवन। Right, Ashutosh. Basically, you had 8 attempts, 3 recommendations, and a lot of learning throughout the journey. And when it comes to personal interview, I do feel like it's very important to understand your past mistakes and to work upon them, to be patient, to be lively, and to be well aware about yourself. So, how you prepared for personal interview and what kind of experiences you had? फॉर द पर्सनल इंटरव्यू मैम, आई वुड लाइक टू से कि पर्सनल इंटरव्यू में हम लोग बहुत हेजिटेंट हो जाते हैं अपने लाइफ के अचीवमेंट्स को बताने के लिए, या फिर अपने जो भी इमोशनल ब्रेकडाउन के टाइम्स थे अपने लाइफ में, उसको हम लोग बताने में बहुत हेजिटेंट हो जाते हैं। वी आर लाइक कि भाई मैं ये बताऊंगा तो वो क्या सोचेगा, मतलब हमें ये नहीं सोचा कि सामने वाला क्या सोचेगा। जो अचीवमेंट्स हैं उसको अच्छे से बताने हैं। अगर जो खराब चीज भी किए हो तो डेफिनेटली, अगर आप एसएसबी के लिए जा रहे हो तो आपने उसको टैकल किया होगा ना किसी तरीके से। अगर नहीं भी किया तो आप उसके लिए आंसर्स लेके जाओ। मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैंने लोगों को देखा है कि उनके परसेंटेजेस कम रहते हैं, तो उसके लिए वो नहीं कर, मतलब उसको वो टैकल नहीं कर पाते। तो आप पक्का उसके लिए प्रिपेयर करके जाइए कि आप एनसीसी में थे, आप स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व थे, या कुछ तो रीजन रहा होगा, जेन्युइन रीजन नहीं रहा होगा। अगर रीजन नहीं रहा था तो फिर भी सोचिए कि क्या रीजन हो सकता है जो आपके बैकग्राउंड से रिलेट कर सकते हो। अब अगर मैं सेलिंग है तो मेरे परसेंटेज कम थे, तो मैं वहां पे उसको वैसे टैकल कर सकता हूँ। Right. तो आपको अपने अराउंड उसको देखना है कि हम मेरे परसेंटेजेस क्यों कम आए थे। और मैम इसमें पर्सनल इंटरव्यू में ये पीआईक्यू फीलिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप पीआईक्यू को कैसे फिलअप करते हो, आप अपने अचीवमेंट्स को। लाइक अगर मैं मान लीजिए कि कोई भी बंदा जो यहाँ से हमें देख के प्रिपेयर करेगा एसएसबी का, तो हम्म। पीआईक्यू में अपने डालना है। अगर आप रनिंग नहीं करते, यू स्टार्ट डूइंग रनिंग एंड यू एड इट इन योर पीआईक्यू। ये तो बहुत सिंपल सी चीज है, आप कभी भी रनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। इजंट इट, जैसे मैंने एसएसबी के लिए आई स्टार्टेड डूइंग लाइक ये ये वाला ट्रैकिंग ट्रैकिंग मैंने एसएसबी के लिए स्टार्ट किया था। मैं लोहागढ़ फोर्ट, बीसापुर फोर्ट, ये सब इसलिए गया क्योंकि मुझे एसएसबी देना था, तो मुझे एक्सपोजर चाहिए था। तो हम्म। मैं ट्रैकिंग स्टार्ट किया। वैसे ही आप रनिंग स्टार्ट कर सकते हैं, ट्रैकिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, वॉलीबॉल कर सकते हैं। ये सब आपको खेलना पड़ेगा बिल्कुल। अल्टीमेटली, तभी आप रिकमेंड हो गए वहां एकेडमी में जाके। आपको यही करना है। आप इन योर सर्विस ऑल्सो यू नीड टू डू ऑल दिस थिंग्स। तो आप Right. ये करोगे तो यू विल बी एबल टू पिच टू द इंटरव्यू ऑफिसर एटलीस्ट, कि हाँ हम्म। भाई मैंने ये लाइफ में किया है, ये मेरे अचीवमेंट्स हैं। और जनरली मैंने तो एक दो बंदों का ऐसे नॉर्मल मॉक इंटरव्यूज भी ऐसे लिया है, तो मैं ये देख, बंदे ऐसे हैं बताते हैं, अगर आप लिख रहे हो तो यू एट दैट जाओ, आप खेलो, तो आपको पता चलेगा
रियलिटी में कैसे होता है, आपके कुछ अचीवमेंट भी आएंगे फिर उन चीजों में। राइट। उसके बाद मैम, जो लाइफ का लोएस्ट पार्ट है उसको भी आपको अच्छे से डील करना है। जैसे मेरे से तो इंटरव्यू ऑफिसर बहुत मुझे मतलब ग्रिल कर देते थे कि भाई तू मेंटली वीक है क्या, तू क्यों आ गया नेवी में एज ए सेलर, जब तेरे अंदर पोटेंशियल है। तो स्पेशली जब मैं एक बार रिकमेंड हो गया, फिर मेरिट आउट हो गया, तो इंटरव्यू ऑफिसर वाज लाइक कि भाई तू क्यों आ गया नेवी में एज ए सेलर, तुझे बाहर इतनी अपॉर्चुनिटीज थी, एनडीए दे सकता था अभी, जस्ट प्लस टू के बाद क्यों आया। तो उसको मुझे टैकल करना था कि यस आई वाज हैविंग दैट फाइनेंशियल डिफिकल्टी एट माय होम एट दैट टाइम। तो इसलिए मैंने नेवी में आया, सो आई सपोर्टेड माय फैमिली, और पैरेलली मैंने प्रिपरेशन भी कंटिन्यू किया। तो जो लोगों का ऐसा है कि लोग कुछ काम कर रहे हैं और कुछ अटेम्प्ट मिस हो गए हैं, सो दे कैन टैकल इन दिस वे कि हाँ भाई मैंने घर पे भी हेल्प किया, मैं अपने किसी का सिबलिंग्स का शादी होगा उसमें भी कंट्रीब्यूट किया, और अब मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ से एक मेंटली वीक से रिस्पॉन्सिबल की तरफ आपको वो रेट करेगा। पहले तो वो देखता है कि ये मेंटली वीक है, ये कहीं भी सोचता है कि कैसे मैं जल्दी से सेटल हो जाऊं। बट वहां से अगर आपको उसने ऐसे चेंज कर दिया आपने, तो उसे लगेगा यस ये बंदा रिस्पॉन्सिबल है, ये समझता है कि इसको अपने एज में क्या करना है, इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो इसे पूरी करनी है इन हिज लाइफ। सो राइट। आई टैकेड माई पर्सनल इंटरव्यू इन दिस वे। मैम आई वांट टू गिव एग्जांपल कि 24 एसएसबी बैंगलोर में तो लाइक 30 से 35 मिनट मेरा इंटरव्यू चला था, और मैंने अपने लाइफ को एज इट इज रखा था कि हाँ भाई ऐसे है। और इंटरव्यू में मैम एक चीज ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि थोड़ा सा आपको चटकी भी यू कैन एड इट इन समवेयर। अगर आपने वॉलीबॉल खेला है, बट रियली में आप खेल रहे हो रेगुलर बेसिस में, और आपकी टीम फोर्थ आ गई, अगर 10 टीम वहां पे कोई टूर्नामेंट खेलेंगे फोर्थ आ गई, तो यू कैन ऑल्सो से कि योर योर टीम वाज रनर अप, तो आपको पूरा एक्सपोजर है, आप उसके क्वेश्चंस को भी आंसर कर सकते हैं। तो यू कैन ऐड इट इन योर पीआई क्योंकि हाँ भाई मैं सेकंड था करके, यू कैन ऐड टू दिस मच, थोड़ा सा चटकी यू कैन प्ले। यस मैम। राइट। ओके। इसके अलावा सर्विस रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हो, अपार्ट फ्रॉम दैट एनी स्पेसिफिकली जिस एंट्री के लिए आप जा रहे हो उसके अराउंड क्वेश्चन, या कुछ पर्सनल रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हो दैट यू वांट टू शेयर? यस मैम। तो स्पेशली अब जो एएफएसबी के लिए जा रहे हैं, एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड्स के लिए जो भी बंदे जा रहे हैं फॉर एनी एंट्री, एनडीए, सीडीएस, एफकेट, कोई भी एंट्रेंस जा रहा है, तो वो पीआईक्यू बेस्ड ही इंटरव्यू है उनका। लाइक आई हैव मेट विद एन नंबर ऑफ रिकमेंडेड कैंडिडेट्स थ्रू एएफएसबी। तो उनका पीआईक्यू ही मेन नीचे रहता है, जिसके बेसिस पे आपसे वो क्वेश्चंस पूछते हैं। राइट। फ्रेंड्स, फैमिली, आपने फ्रेंड से कब हेल्प लिया, आपने उनको कब हेल्प किया, फैमिली से कब हेल्प लिया, तो फ्रेंड्स फैमिली ये सब आप बहुत स्ट्रॉन्ग करके जाइए। तो राइट। फॉर एएफएस भी आपका पीआईक्यू आपको इन एंड आउट पता होना चाहिए कि यू दे आस्क एनीथिंग फ्रॉम योर पीआईक्यू, यू आंसर इट कॉन्फिडेंटली। फॉर एएफएस भी ये सक्सेस का की है बिल्कुल। बाकी उसके बाद जब उनको पीआईक्यू से दे विल बी सेटिस्फाइड, देन दे विल कम टू द एयरफोर्स क्वेश्चन। और तीन चार क्वेश्चन है जो हमेशा वो पूछेंगे। आपके ब्रांचेस, अगर फ्लाइंग जा रहे हो तो ठीक है, हाउ डू द एयरक्राफ्ट फ्लाई। अगर वेपन सिस्टम आपका फर्स्ट है, तो वेपन सिस्टम के क्या क्या सब ब्रांचेज है। लाइक वेपन सिस्टम के चार सब ब्रांचेज है, फ्लाइंग है, ड्रोन है, मिसाइल सिस्टम है, और आपके इंटेलिजेंस है। तो ये चार वेपन सिस्टम के सब ब्रांचेज हैं। फिर एडमिन के भी, एडम के भी वो पूछता है सब ब्रांचेस क्या है। तो इन सब का सब ब्रांचेज आप पहले राइट। से प्रिपेयर करके जाओ। और ये अपने पास कौन कौन से एयरक्राफ्ट हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट कौन सा है, और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट कौन सा है, हेलीकॉप्टर्स कौन से, ये सारे कुछ आप एयरफोर्स का प्रिपेयर करके जाओ। जनरली इतना जितना मैंने बता दिया, एयरफोर्स के इंटरव्यू में इतने से ही पूछेगा। अगर आपने इतना कुछ अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है कि कौन कौन से एयरफोर्स की एक्सरसाइज एडेड टू इट, राइट। कि हाँ ये भी इतना अगर आपने प्रिपेयर कर लिया, तो डेफिनेटली आप पर्सनल इंटरव्यू में तो एएफएसबी में नहीं फंसोगे। तो ओके। फॉर एएफएसबी दिस इज द मैटर। और अब एसीसी के लिए आते हैं, अगर कोई एसीसी के लिए मैम प्रिपेयर कर रहा है, तो वहां पे फिर सर्विस रिलेटेड बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके आपने सर्विस में आपके क्या अचीवमेंट्स हैं, आपने वहाँ क्या क्या रोल किया है। लाइक मैंने सेक्शन इंचार्जेस किए हैं, या फिर अगर आप जहाँ पे हो वहां से आप कैसे अपने आप को अच्छे से पोर्ट्रे कर रहे हो, कि जो भी आप सेक्शन में हो, लाइक कोई अगर एज ए संतरी पोस्ट भी है, तो उसके इंप्रूवमेंट के लिए उसने क्या किया अपने लाइफ में। तो दे आस्क दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कि अपने यूनिट में आप क्या इंप्रूव करना चाहते हो। तो ये सब क्वेश्चंस आपको एसीसी में आते हैं। और तो सर्विस रिलेटेड में जनरली सर्विस से थोड़ा सा क्वेश्चंस वो पूछेंगे कि कौन कौन से उस पे आप सर्व किए हो, कौन कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपने ली है, क्योंकि एज एन ऑफिसर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। तो और कौन कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपने लिए इन सर्विस, वो आपसे पूछेंगे मैम। ओके। एंड आई डू फील लाइक
whether it's about your personal life, whether it's about current affair, make a diary, stick your PIQ form, and उसके रिगार्डिंग आप हर चीज़ों के रिगार्डिंग अवेयरनेस आपको होना चाहिए। जैसे आपने करंट अफेयर के अराउंड कहा, दे विल आस्क यू सम वे और दी अदर, चाहे वो आपकी सिटी हो, आपको उसके रिगार्डिंग भी सब चीज़ों का पता होना चाहिए कि किस तरह का एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वहाँ पे, इंडस्ट्रियल रिगार्डिंग, या वहाँ की प्रोग्रेसिव जगह कौन सी है, historical places कौन से हैं. So they'll ask you in a very 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 natural way, like, they'll take your name and they'll say that we are coming to your city, and just to meet you through railway station, you are going to pick me, and then which all are the places you are going to take me. So if you even get to know about such questions, do think about it. So you can show your hospitality nature, that you'll take that person home, and then आप वहाँ के local dishes के बारे में बात कर सकते हैं जो आपके घर पे बनती है. You can take it to a various numerous level, and then according to the person's interest, you can take that person to the various places. So be aware about your city, be aware about your place, be aware how you can navigate those questions in a very progressive way. You can drive your own interview. So yeah, these are the few things which I felt like adding. Along with that, Ashutosh, I think interview के round हम काफ़ी चीज़ों को discuss कर चुके हैं. But when it comes to GTO, it's a group activity. सम वे दी अदर यहाँ पे आपका सोलो नहीं, बट एक ग्रुप पार्टिसिपेशन के रिगार्डिंग चीज़ों का असेसमेंट होता है. You have, I mean, you have a very good nature in terms of dealing with people, and I do feel like GTO के अराउंड जो आपकी अंडरस्टैंडिंग या आपका ऑब्जर्वेशन रहे होंगे, उसके रिगार्डिंग मुझे 2 से 3 टास्क जो भी आपको लगता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इफ़ देर आर सम सजेशन यू वांट टू ऐड टू दोज थिंग्स. यस मैम, स्टार्टिंग फॉर द जीटी पहले तो आई वुड से कि अगर हम प्रिपेयर करें, इफ वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द एसएसबी, प्रिपरेशन एसएसबी के घर बैठ के नहीं हो सकती है. आपको सुबह जाना पड़ेगा, यू नीड टू स्टार्ट द रनिंग, यू नीड टू स्टार्ट दिस साइकिलिंग वाला, ये सब आपको ऐड करने पड़ेंगे. यू कांट ऐड वेट. मैंने राइट. देखा है बंदों को कि अगर एक वेट वाला बंदा रिकमेंड भी हो जाता है, थ्रू आउट द इंटरव्यू द ओनली क्वेश्चन दे विल बी आस्किंग कि भाई तूने वेट क्यों गेन कर लिया. इफ यू आर, इफ यू वांट टू बिकम एन ऑफिसर, देन व्हाई यू आर नॉट लूजिंग योर वेट. तो ये या. क्वेश्चन आपका पीछा ही नहीं छोड़ेगी. तो आपको वो सब बाहर जाना है, घूम मतलब ये करना है, खेलना है, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, ये सब खेलने हैं, बाहर निकलना है. तभी आप एसएसबी को एस कर सकते हैं. नाउ मैम कमिंग टू द जीटीओ पार्ट. जीटीओ के लिए एक दो टास्क है जो मुझे लगता है कि जहाँ लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं इन टास्क को, बट उनका इम्पोर्टेंस काफी अच्छा सा है इंटरव्यू में, मतलब जीटीओ में. तो फर्स्ट टास्क इज स्नेक रेस. तो स्नेक रेस में क्या है कि मैंने तो स्नेक रेस के ये स्ट्रेटजी बनाया था कि भाई ग्रुप को पूरा मोटिवेट करना है, आगे खड़े हो, ग्रुप को मोटिवेट करना है. आई वुड गिव एग्जांपल कि 2 AFC मैसूर में जो हम अपने ग्रुप से 2 बंदे ये रिकमेंड हुआ, तो हमारा वर्क रही था सेरा शेरा नौ सेरा. तो हम लोग सेरा सेरा हम दोनों चिल्ला रहे थे, बाकी ग्रुप नौ सेरा चिल्ला रही थी. तो इट शोज कि हम लोग भाई जोश के साथ पूरे टास्क को अटेम्प्ट कर रहे हैं. और जैसे ही आप स्टार्टिंग में हो तो आपने कर लिया उसको क्लियर, तो आप ग्रुप को मोटिवेट करो विद द वॉर क्राई. आप वॉर क्राई चिल्ला रही हो, आपका ग्रुप पूरा मोटिवेटेड है. तो यू कैन एज दिस स्नेक रेस इन दिस वे कि आपके पास जोश में भी आप पूरा और पूरा ग्रुप को मोटिवेट कर रहे हो. तो वहां पे यही वो चेक कर रहा है. बिकॉज स्नेक रेस में लोग सोचते हैं कि भाई 4 ग्रुप है तो कौन जीत रहा है, तो इसको वो नहीं दिख रहा वो कौन जीत रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली चारों को लगभग सेम टाइम पे वो ले जाते हैं फिनिशिंग दैट लाइन. तो इज इफ ट्रू. यू आर अहेड तो वो टाइम कम कर देंगे और बोलेंगे काउंट 5, काउंट 4. तो आप जाओ एक ही टाइम पे, तो आपको उन्हीं टाइम पे अपने ग्रुप को मोटिवेट करना है और जोश के साथ आगे बढ़ना है. दैट इज थिंग फॉर दी स्नेक रेस जो हम मुझे लगता है. उसके बाद फिर सेकेंड वन इज कमांड टास्क. में भी मैंने देखा है कि बंदे बाकी टास्क में अच्छा कर रहे, कमांड टास्क में दे आर टेकिंग टू मच प्रेशर और उनको कॉमन आइडियाज भी नहीं आ रहे. ऑल्दो कमांड टास्क तो कंफर्मेटरी टास्क है, पहले आपके पीजीटी, एचजीटी और उसके बाद कमांड टास्क आ रहा है. तो राइट. उसने आपको देख लिया, इन दोनों में आप अच्छा परफॉर्म कर, लेकिन कमांड टास्क में आपको जनरल आइडियाज भी नहीं आ रहे. तो अगर वो आपको रिकमेंड कर रहा होगा तो खुद भी सोचेगा कि भाई इसको रिकमेंड करे या ना करे. तो वहां पे फिर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आपको, यू नीड टू कीप योर काम एट दैट टाइम ड्यूरिंग योर कमांड टास्क. तो वहां पे काम रख के फिर आपको आइडियाज अच्छे आएंगे. और जनरली थ्रू आउट दिस मैम पीजीटी, एचजीटी, कमांड टास्क और फाइनल ग्रुप टास्क, ये 4 टेस्ट है जिसमें हर जगह आपको फलक्रम बनना है. कहीं आपको बॉम्ब डिफ्यूज भी करना है तो वहां जाने के लिए आपको वही फुलक्रम बनाना है कि यहाँ से स्टॉपर लगा दें और यहाँ पे सपोर्ट रहेगा तो वहां पे जाके मैं रिट्राइव कर सकता हूँ. तो राइट. दिस इज द जनरल टेंडेंसी फॉर ऑल दिस 4 टास्क, जो सीरीज ऑफ 4 टास्क है, इसको हम लोग ऐसे डील कर सकते हैं. और नाउ फाइनली आई वुड से कि ये वाला जीपीई, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज,
ओके। GD1 GD2 में क्या होता है मैम, सबके पास कंटेंट आते रहते हैं, दूसरों के सुन के भी लोग ऐसे आपको कंट्रीब्यूट करते रहेंगे, तो सब बोलना चाहते हैं। लेकिन फिर जीपी में जिनको थोड़ा कम पता होगा, स्पीड टाइम डिस्टेंस नहीं कैलकुलेट कर पाते हैं, तो वो लोग थोड़ा हेजिटेंट हो जाएंगे। दिस इज द टाइम यू एंटर, दिस राइट। इज द टाइम यू पार्टिसिपेट मोर। और राइट। वहां पे फिर लोग आपको नॉमिनेट भी कर देंगे कॉमन ग्रुप प्लान बताने के लिए। तो वहां पे आपको अच्छे से ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज को डील करनी है। ग्रुप प्लानिंग के लिए आप पहले से प्रिपेयर करके जाओ। बहुत सारे टेलीग्राम पे चैनल्स मिल जाएंगे जहाँ पे आपको ग्रुप प्लान्स, बहुत सारे ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइजेज हैं, उसको आप प्रिपेयर करके जाइए। पहले तो राइट। उसमें प्रायोरिटी सेट करना बहुत जरूरी है। तो आपको पता है जनरली अगर कोई ब्लीडिंग कर रहा है तो उसका फर्स्ट प्रायोरिटी होगा। उसके नेक्स्ट दो प्रायोरिटी रहते हैं कि जो मास स्केल डिस्ट्रक्शन है, कि कहीं हम्म। विलेज में आग लग रही है या कहीं डैम डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो इसमें जो पहले हो रहा है उसको आपको सेकंड और थर्ड प्रायोरिटी पे रख देना है। जो पहले हो रहा है वो सेकंड, उसके बाद जो हो रहा है टाइमिंग के अकॉर्डिंग, कुछ 3 बजे हो रहा है तो पहले 3:30 बजे जो इवेंट होना है उसको थर्ड प्रायोरिटी रखनी है। और फॉर द फोर्थ टास्क वो रहता है कि हाँ किसी के बफेलो कैटिव्स वो वाला, दैट इज जनरली योर फोर्थ प्रायोरिटी। तो प्रायोरिटी पहले लिख देना है। उसके बाद हाउ यू विल बी सॉल्विंग इट इन अ पैराग्राफ यू कैन राइट। फिर आपको ग्रुप को वाइजली ये डिवाइड करना है कि जहाँ पे आपको पुलिस का हेल्प ले सकते हो। अगर एक गांव वालों पे अटैक हो रहा है तो वहां पे आपको पुलिस की हेल्प लेना है, तो 2 लोग पुलिस के पास चले जाएंगे। बट 3 लोग आपको चाहिए जो बंदे को जो ब्लीडिंग हो रहा है उसको लेके जाए हॉस्पिटल में, तो वहां आपको 3 लोगों को एलोकेट करना है। तो इन दिस वे यू डू दिस GP, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। और राइट। स्पीड टाइम डिस्टेंस का पहले से आप प्रायर प्रैक्टिस करेंगे तो वो आप लिख पाएंगे एट दैट टाइम कि हाँ भाई इतना डिस्टेंस है तो कितना स्पीड हो सकता है। राइट। दैट इज फॉर मोटर व्हीकल 60 किलोमीटर पर आवर। ऐसे पैदल आप 5 से 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकते हैं। ऐसे वाला अप्रोच अगर आप रखेंगे तो यू विल डेफिनेटली डू गुड इन GP जीपी के मैम। अराउंड मुझे लगता है कि बहुत सारे हिडन रिसोर्सेज भी होते हैं। अगर पानी है तो यू कैन टेक हेल्प ऑफ बोट या अदर थिंग्स। आई थिंक दे इन एवरी काइंड ऑफ जीपी आई डू फील देर आर सर्टेन हिडन रिसोर्सेज दैट यू कैन थिंक ऑफ एंड यू कैन इम्प्लीमेंट। मैम एक GP में आई वांट टू ऐड कि जैसे आपने मैम हिडन रिसोर्सेज का बात किया, तो मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। ड्यूरिंग द मतलब लास्ट सेकेंड अटेम्प्ट में जब हुआ था तो मैं देखा कि एक जगह लास्ट हमारा फोर्थ प्रायोरिटी था कि वन वन मैन विथ एज अराउंड, वन वुमन एज अराउंड 17, शी इज अबाउट टू मैरी, उसकी मैरिज टूटने वाली, लाइक नहीं होने देना चाहते हैं गांव वाले, ऐसा टाइप का था। तो सब लोग मैरिज करवाने के पीछे चले गए। फिर एक बंदे ने बोला नो नो ही शी इज अंडर एज, सो वी शुड अवॉइड दिस मैरिज। तो वहां से फिर उसने अच्छा चटकी मार गया वहां पे। तो ये भी देखना है कि वो ऐसे भी दे देते कि भाई 17 साल की तो शादी कैसे कर रहे हैं। तो वहां पे उसको अवॉइड करना है, ये नहीं कि आप उसकी शादी करा रहे हैं। हम लोग जनरली उसकी शादी करा रहे थे, फिर एक बंदे ने बोला कि भाई उसकी शादी नहीं करानी तो रोकना है क्योंकि वो अंडर एज है। तो ऐसे ये भी होता है मैम कि हिडन रिसोर्सेज वाले में आपको थोड़ा रैशनली भी थिंक करना है कि बिल्कुल। कैसे चल रहा है। आई यस डू मैम। फील इन एवरी जीपी कुछ ना कुछ छोटे मोटे चेंजेस होते हैं जिसमें आपको थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोच के चीजें करना है। चलिए, आपने लिखने पे भी अगर गलती कर दी है, पर जब डिस्कशन हो रहा है तो वहां पे भी आप अपने आप को करेक्ट करके पॉजिटिवली उस चीज को, आउटकम को प्रेजेंट कर सकते हैं। And I think, Ashutosh, we do have talked about interviews, psych, and GTO. And from your 8 attempts, I want to know from initial 3 screenouts to getting 3 back-to-back recommendation in your last attempt, how you have evolved as a person. Because some way or the other, it's a personality evaluation test, and you have to grow with time. So, what are the few things that you have imbibed in yourself, or you have changed in your routine that you want to tell to the people who are preparing? Yes, ma'am. So I would say that this SSB journey has changed me a lot. From in and out, I have changed a lot during this SSB journey. और Okay. जो भी प्रिपेयर भी करे, जो इस वीडियो को देखेंगे उनके लिए भी आई वांट टू से कि तभी जाके वो रिकमेंडेशन तक पहुंच सकते हो। एक बहुत बड़ा मिथ ये है मार्केट में बाहर की, भाई जो लोग ऑफिसर्स के बच्चे हैं वही ज्यादा सिलेक्ट होते हैं। तो Okay. आफ्टर माय 3 रिकमेंडेशन जब मैंने उनके साथ मेडिकल्स दिया, तो व्हाट आई ऑब्जर्व कि उनका एम्बियंस ऐसा है, दे आर डूइंग ऑल दोस आउटसाइड एक्टिविटीज, वो एक्टिवली सब चीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आप उनको उनको रिकमेंडेशन क्यों नहीं मिलेगा? रिकमेंडेशन बेसिस एकदम वो मेरिट के बेसिस पे मैम, कि अगर आपके पास एक्सपोजर है, आपने ट्रैकिंग किया, आपने साइकिलिंग किया, आपने रनिंग किया है, तो Mhm. डेफिनेटली वो आपको कंसीडर करेगा। अब बहुत लोग सोचते हैं, जो लोग बहुत ज्यादा बुक वर्म होते हैं तो खाली पढ़ाई करते रहते हैं, तो डेफिनेटली साइकोलॉजी में वो सही कर लेते हैं। बट समवेयर इन द GTO एंड इन द पर्सनल इंटरव्यू दे लैग समवेयर। तो एसएसबी है कि पूरा होलिस्टिक प्रिपरेशन का रिक्वायरमेंट है।
नाउ कमिंग टू माई इनिशियली, इनिशियली मैं थोड़ा बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट था मैम। मैं तो इतना बात भी नहीं कर सकता था कैमरे के सामने, ऐसा हाल था। मेरे पास कुछ वीडियोस है 2020 में, जब मैं अपना लेक्चरेट का प्रिपेयर कर रहा हूँ, आई यूज टू फंबल अ लॉट। और मतलब बहुत, मेरा उस समय बहुत प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट थी, मैं बोल भी नहीं पाता था सही से। उसके बाद धीरे धीरे मैंने प्रिपरेशन किया फॉर एसएसबी जर्नी, मैंने एंकरिंग तक किया अपने शिप में, कि भाई मुझे एक्सपोजर मिलेगा, मैं इंटरव्यूइंग ऑफिसर को बोल पाऊंगा, मेरा स्टेज फियर चला जाएगा। और जब मैंने एंकरिंग किया तो उसके बाद सच में मेरा स्टेज फियर चला गया, मैं लेक्चर बहुत अच्छे से डिलीवर कर पाता था उसके बाद। ओके। तो जो भी एसएसबी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं मैम, उनको जहां भी अपॉर्चुनिटी मिल रहा है एंकरिंग करने का, जहां पे दे कैन ऐड एक्सपोजर इन देयर जर्नी, या कोई राइट। पिकनिक ऑर्गेनाइज करनी है तो उसको ऑर्गेनाइज करो, ग्रुप के साथ कहीं ट्रेकिंग के लिए जाओ। सो ये सब ऐड करेंगे तो आपका इन एंड आउट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा। तो डेफिनेटली वो सब आप पोर्ट्रे कर सकते हो इंटरव्यू ऑफिसर के सामने। आपके उसमें भी आएगा जब भी आप वैट लिखते हैं, तो वैट में क्या होता है, आप जनरली अपने एक्सपीरियंसेस को लिखते हैं कि हाँ भाई, रनिंग रेजुविनेट्स आवर माइंड एंड बॉडी, रीडिंग गुड, रीडिंग बुक्स वाइडन्स आवर मेंटल होराइजन। तो ये सब कब राइट। आप लिख पाओगे, जब आप सच में करोगे। एज अ पर्सन आई स्टार्टेड रीडिंग बुक्स मैम। इनिशियली मैं बुक्स नहीं पढ़ता था, नॉर्मल सेल्फ हेल्प बुक्स ये सब नहीं पढ़ा करता था। बट मैंने समझा कि फौज के रिक्वायरमेंट, अगर मुझे एज एन ऑफिसर जाना है तो मुझे रीड बुक रीडिंग करनी है, अपने हैबिट को इनकलकेट करना है। आई एडेड इट। फिर मुझे लगा कि भाई मुझे एक्सपोजर नहीं है, तो कहीं ना कहीं ग्रुप टास्क आई एम लैकिंग, ग्रुप डिस्कशन में नहीं पार्टिसिपेट कर पा रहा हूँ। तो मैंने अपने आप को चेंज किया, फ्रॉम इंट्रोवर्ट आई स्टार्टेड डिस्कसिंग विद पीपल। मैंने उनके व्यूज और ओपिनियंस लिए और अपने आप को इस एस्पेक्ट में भी इम्प्रूव किया कि इन रियल एसएसबी ऑल्सो आई एम एबल टू पार्टिसिपेट इन दैट वे। तो ओके। मैम इट इज अ लाइक वेरी लॉन्ग जर्नी, जहाँ पे आपको इन एंड आउट प्रिपेयर करना है। खाली आप ये नहीं सोच सकते कि साइक से निकल जाओगे तो आपका हो जाएगा, आपको तीनों से अच्छे स्कोर करने हैं। और आजकल जो मेरिट आउट है मैम, फॉर एवरी एंट्री देयर इज मेरिट आउट, स्टार्टिंग फ्रॉम द एनडीए टू एफकेट, सब में मेरिट आउट है। तो एसएसबी में तीनों टास्क में आप अपना बेस्ट देने का कोशिश कीजिए। और मैम कॉन्फ्रेंस आउट और रिकमेंडेशन में मैम एक डिफरेंस मैं बताना चाहता हूँ कि कॉन्फ्रेंस आउट में क्या होता है कि सब लोग सारे टास्क में एवरेज बोलते हैं, अच्छा कर लिया, फिर मैं क्यों नहीं हुआ। तो इन दैट केस क्या होता है, हमने किसी में बहुत अच्छा नहीं किया होता है, तो हमारे लिए कॉन्फ्रेंस में कोई भी ऐसे सर स्टैंड नहीं लेता है कि भाई ये हाँ अच्छा था, इसके लाइक 90 मार्क्स पासिंग होती है, तो 85 दे के वो छोड़ देते हैं, 85 88। लेकिन किसी टास्क में तो आपको ऐसे सर को लगे कि हाँ भाई इसके लिए मैं कॉन्फ्रेंस में स्टैंड करूंगा, तो आपको दो टास्क तो ऐसे टॉप नॉच रखने की, उसके लिए वो ऐसे सर आपके लिए कॉन्फ्रेंस में स्टैंड ले कि हाँ भाई ये बंदा तगड़ा है, आई विल स्टैंड फॉर हिम इन द कॉन्फ्रेंस। तो राइट। दो एक दो टास्क तो ऐसे करने की आपके ऊपर डिस्कशन हो कॉन्फ्रेंस में मैम। दैट इज़ अ वेरी गुड ऑब्जर्वेशन आशुतोष, कि मुझे भी लगता है, मैंने बहुत सारे वीडियोस जब रिकॉर्ड करे हैं तो आई डू लेट द नेक्स्ट पर्सन स्पीक, सबका अपना अपना एक ओपिनियन होता है, बट जो आपने अभी बात कही आई डू अग्री विथ यू। लाइक द वे यू सेड कि मैंने जब लगभग यही सुना है कि कांस्टेंट परफॉर्म करो, हर जगह अच्छा परफॉर्मेंस करिए, कांस्टेंट परफॉर्मेंस होना चाहिए। बट लाइक द वे यू सेड, आज के टाइम पे सच में हर एंट्री के अंदर मेरिट आउट है। कोई भी ऐसी एंट्री नहीं रहेगी। पहले एक एनसीसी एंट्री होती थी जहाँ पे 45 सीट्स होते थे, तो कम लमसम 30 हो गए, 35 हो गए बच्चे, इतने रिकमेंड हो पाते थे। वहाँ पे भी 100 से ऊपर रिकमेंडेशन हो रहा है। जहाँ पे 4 वैकेंसीज है वहाँ से भी 100 से ऊपर रिकमेंडेशन हो रहा है फीमेल एंट्रीज के लिए। सो आई डू फील लाइक देर इज सम सेंस ऑफ कॉम्पिटिशन आउट देयर, एंड पीपल आर प्रिपेयरिंग वेल इन एडवांस, बिकॉज एवरीबडी वॉन्ट्स टू गो फॉर द बेस्ट। एंड जो पहले से भी रिकमेंडेड है, पीपल लाइक यू, दे आर ऑल्सो गोइंग बैक बिकॉज दे have, there is also a fear of merit out. So you have to prepare up to your level best to be there and to to showcase your true self. And कभी भी सिस्टम को ब्लेम नहीं करना कि आई हैव ऑल्सो हर्ड पीपल सेइंग दैट कहीं ना कहीं दे डिड, आई तो परफॉर्म वेल बट दे डिड नॉट noticed me, उनके evaluation में कोई issue है। they are DIPR certified and I do interact with lot of assessors, and I do notice one fact that they are not biased toward any person, but they do completely, they make conscious decision उस टाइम पे बच्चे ने परफॉर्म कैसा किया है। एंड ऐसा भी होता है आशुतोष कि एक रिकमेंडेड कैंडिडेट भी कई बार स्क्रीन आउट हो जाता है बिकॉज उसका नेक्स्ट टाइम पे परफॉर्मेंस उतना नहीं गया। सो यू हैव टू कॉन्स्टेंटली इवॉल्व योर सेल्फ, यू हैव टू कॉन्स्टेंटली फोकस ऑन द एरियाज जहाँ पे आपने पहले गलतियाँ करी हैं। एंड एक बार रिकमेंड होने के बाद दूसरे अटेम्प्ट में आपको उससे बेटर होके जाना पड़ता है। तो आई डू अंडरस्टैंड कि आपने पहले रिकमेंडेशन के बाद दूसरे में कितना मेहनत किया होगा, और दूसरे के बाद जो तीसरा रिकमेंडेशन मिला है उसमें आपने और भी अपने आप को बेटर दिखाया है। दैट इज द रीजन यू आर 3 टाइम रिकमेंडेड कैंडिडेट। सो या वी हैव कम टू एन एंड, आशुतोष। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड आई डू फील लाइक
from your journey, a Yes, lot of people are ma'am. going to benefit. Yes, ma'am. At the end, I want to add one thing. Like without this, like my journey would be, it would not put an impact on the one who is watching. कि भाई अगर मैं कर सकता हूँ ना मैम, अगर मैंने नेवी में एज ए टेंथ स्टार्ट किया था, एज ए टेंथ जहाँ पे मैं रोज सोचता था कि मैं क्या कर रहा हूँ अपने लाइफ के साथ। उसके बाद मैंने ट्वेल्थ का एग्जाम दिया, फिर मैं डिप्लोमा किया नेवी से, फिर मैंने फ्रॉम देयर आई राइज टू द रैंक ऑफ पेटी ऑफिसर, और पैरेलली आई प्रिपेयर्ड फॉर आउटसाइड एंड आई गॉट रिकमेंडेशन। तो अगर मैं यहाँ से कर सकता हूँ ना मैम, तो जो एक बंदा बाहर से एकदम एवरेज लोअर मिडिल क्लास है, ही कैन ऑल्सो डू। बस डेडिकेटेडली प्रिपरेशन की जरूरत है ऑन द डेली बेसिस। एक Right. अच्छा मेंटर पकड़िए, राइट डायरेक्शन में प्रिपेयर कीजिए। यूट्यूब पे वीडियोस भी सही अवेलेबल है आजकल। एक समझिए कि हाँ यहाँ से अच्छा आ रहा है, तो उनको आप प्रिपेयर कीजिए कि हाँ ये मुझे अच्छे से बता रहे हैं। उनको एक मेंटर पकड़ के आप प्रिपेयर कीजिए। क्योंकि इफ आई कैन डू फ्रॉम द प्योर सिविल बैकग्राउंड, मेरे तो फौज में कोई नहीं था, Hmm. पहले से भी कोई फौज में नहीं था, पहले मैं ही गया एज ए सेलर। उसके बाद वहां से मैंने प्रिपेयर किया कि हाँ भाई जो मेरे सामने वाला बंदा मुझे कमांड कर रहा है, मैं वहां क्यों नहीं जा सकता हूँ। फिर मैंने वहां से प्रिपेयर करके वहां तक पहुंचने का जर्नी कवर किया। तो दिस जर्नी इफ आई कैन डू ना, डेफिनेटली इन नंबर ऑफ पीपल कैन डू। बस डेडिकेशन और इसके कंसिस्टेंसी इज द की थ्रू आउट दिस जर्नी। आफ्टर 1 2 अटेम्प्ट लोगों का होता है कि ये मेरे लिए नहीं बना है, मुझे Hmm. सीजीएल के लिए चला जाना चाहिए, मुझे एसएससी सीजीएस रेलवे में चला जाना चाहिए। तो ये है कि आप कंसिस्टेंटली बार बार यू नॉक द राइट डोर, डेफिनेटली यू विल गेट द सक्सेस। दैट आई वांट टू ऐड मैम। एंड आशुतोष, जब मेरिट आया, फैमिली का क्या रिएक्शन था? बिकॉज दे हैव सीन थ्रू आउट योर जर्नी कि कैसे आपने परफॉर्म किया। एंड बहुत मुश्किल हो जाता है घर वालों को समझाना कि स्क्रीन आउट के पीछे क्या रीज़न है, कॉन्फ्रेंस आउट क्यों हो रहा है। तो जब आपके बैक टू बैक 3 रिकमेंडेशंस आए थे और जब मेरिट भी आपका टॉप में आया, तो उनका क्या रिएक्शन रहा? यस मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल तो फैमिली वाज वेरी हैप्पी, बट मैं तो अपने मॉम का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि बहुत कॉन्फिडेंस आउट और स्क्रीन आउट कैंडिडेट इससे रिलेट कर पाएंगे कि जब मैं 3 बार लगातार स्क्रीन आउट हो गया फिर कॉन्फिडेंस, तो मेरी मम्मी भी बोलने लगी कि भाई तू हर बार कभी बोलेगा कि तूने जीडी में ज्यादा पार्टिसिपेट कर लिया, कभी बोलता है कम पार्टिसिपेट कर लिया, तो तू सही से कब पार्टिसिपेट करेगा। सो शी स्टार्टेड सेइंग लाइक दैट। और मेरे भैया तो थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, तो उनका वो भी हमेशा मोटिवेट करते रहते थे, बट ही इज की हाँ भाई तू अच्छे से प्रिपेयर कर, डू वॉट एवर इट टेक्स, गिव योर बेस्ट और अपना बेस्ट दे के आ। तो उसके बाद उनसे भी मैं मोटिवेशन लेता रहता था। भैया दीदी और मेरे मम्मी पापा का भी मतलब बहुत अच्छा रोल था थ्रू आउट दिस जर्नी। और हम्म। आफ्टर माई लाइक मेरे भैया ने मुझे कॉल करके मेरा एफकेट का मेरिट बताया था कि भाई AIR 25। मैंने फोन रखा, फिर आई सेट कि भैया रुके रोल नंबर चेक कर लेता हूँ पहले, नहीं तो पता चला लास्ट में धप्पा हो गया। तो आई टुक आउट माई रिकमेंडेशन लेटर, उसमें आई मैच द रोल नंबर एंड इट वाज सेम, सो आई स्टूड 25 इन दैट। फिर ACC का तो मैंने फिर सामने से सबको कॉल करके बताया एंड एवरीवन वाज वेरी हैप्पी कि वो भी मेरी जर्नी को बहुत चेरिश करते हैं कि स्टार्टिंग फ्रॉम देयर टू रीचिंग हियर इट्स अ लॉन्ग जर्नी व्हिच आई हैव कवर्ड एंड दे हैव विटनेस्ड इट इवन। या यस मैम। Yeah, Ashutosh, even I'm so proud of you. Soon you're going to join Air Force. So वहाँ यस पे भी मैम। एक बहुत अलग एक्सपोजर रहेगा, बहुत डिफरेंट लाइफ रहेगी फ्रॉम द पार्ट ऑफ नेवी दैट यू हैव एक्सपीरियंस्ड, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट बिकॉज यू हैव ग्रोन अलॉट एज अ पर्सन एसएसबी जर्नी में, बट ट्रेनिंग के बाद एक completely changed person आप बन जाएंगे. So I wish you all the very best for the upcoming journey ahead and have a injury free training, and soon you're going to become an officer, so wishing you all the very best. थैंक यू मैम, थैंक यू। Thanks for watching the video and let me know in the comment section below if you have any doubt. Follow for more such content. Jai Hind.